शरीर के विभिन्न सिस्टमों के बारे में, बॉडी सिस्टम के बारे में। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में चर्चा किया था कि 11 से 12 हमारे बॉडी सिस्टम है, होते हैं जिनसे मिलकर हमारा शरीर सुचारू रूप से चलता है और शरीर के विभिन्न कार्य होते हैं। ठीक है, जिसमें श्वसन है, पाचन है, संचलन है, सुरक्षा है, मांसपेशी, तंत्रिका तंत्र, परिसंचरण तंत्र, ये सारी चीजें हैं। एक एक करके थोड़ा थोड़ा मैं पहले शॉर्ट ब्रीफ आपको देता हूँ, फिर आगे इसकी हम करेंगे। पहला है हमारा स्केलेटल सिस्टम, जिसे कंकाल तंत्र कहते हैं। आप अपने पीडीएफ में भी देख सकते हो, उसमें भी मिल जाएगा। कंकाल तंत्र की शॉर्ट समरी अगर हम पढ़ेंगे, उसमें 206 हड्डियां होती है और इसका कार्य क्या होता है? शरीर को आकार देना, मजबूती देना और आंतरिक अंगों के सुरक्षा कवच के रूप में काम करना और गति और में देने में सहायता करना। ये पहला सिस्टम है जिसका 206 हड्डियों, जॉइंट्स और लिगामेंट के हेल्प से ये हमारे शरीर की बनावट को बनाता है, उसको आकार देता है, उसको स्ट्रेंथन करता है और उसकी प्रोटेक्शन के सारे काम स्केलेटल सिस्टम के द्वारा किया जाता है। दूसरा है मस्कुलर सिस्टम। कंकाल तंत्र जहां जहां है उसके ऊपर जो मांसपेशियां होती है वो सारा मस्कुलर सिस्टम के अंदर आता है। मांसपेशियां आपको क्या काम करती है? आपके हिलने डुलने में, गति में, पोस्चर बनाने में मदद करती है। ये मोटी मोटी बातें आपने याद रखना है। तंत्रिका तंत्र, जिसे नर्वस सिस्टम बोलते हैं, इसकी संरचना मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी और नसें, ये तीन चीज इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। मस्तिष्क की संरचना, रीढ़ की हड्डी और नसें, इसमें हम नसों के बारे में पढ़ेंगे, रीढ़ की हड्डी के बारे में पढ़ेंगे। इसका जो काम होता है शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करना, पूरी बॉडी की कम्युनिकेशन को नियंत्रित करना इसका काम होता है। ये आपको याद रखना है। आपके द्वारा बाहरी एटमॉस्फेयर से सूचना मस्तिष्क से पहुंचाना और उसके ऊपर क्या एक्शन लेना है, ये वापस आपके अंगों तक पहुंचाना, ये तंत्रिका तंत्र का काम होता है। उसके बाद होता है परिसंचरण तंत्र। आपके पीडीएफ में जो जो नाम है मैं उसी नाम को पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। कार्डियोवास्कुलर या सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको कार्डियोवास्कुलर या सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों कहते हैं। इसका संरचना क्या है? आपका जो हृदय है, रक्त है और रक्त धमनियां या रक्त की नसें को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, इसको संचालित करना। इसका कार्य क्या है? पूरे शरीर में ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन और हार्मोन्स को पहुंचाना। तो अगर आपको एक लाइन में पूछा जाएगा कि फंक्शन ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, तो आप एक लाइन में जवाब दे सकते हो कि पूरे शरीर में ऑक्सीजन, न्यूट्रिशनल पोषक तत्व और हार्मोन को पहुंचाने का काम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम करता है, परिसंचरण तंत्र करता है। उसके बाद है श्वसन प्रणाली यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसका संरचना नाक, श्वास नली और फेफड़े तक जाता है। इसका कार्य क्या है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करना, यानी ऑक्सीजन को इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना, ताकि हमारी लाइफलाइन चलती रहे प्रॉपर। ये मेजर वर्क होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जिसमें मुख्य रोल, जैसे मैंने कहा, कि हमारे फेफड़े हैं, नाक है, नोज है और श्वास नली है, इनका होता है। उसके बाद होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की संरचना मुंह से शुरू होता है। स्टमक, आंत, यकृत और अग्न्याशय, पेनक्रिया भी इसमें शामिल है। लीवर, पेनक्रिया और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और माउथ, मुख। इसका काम क्या है? भोजन को रिसीव करना, उसको तोड़ना विद द हेल्प ऑफ सलाइवा, उसमें से पोषक तत्वों को निकालना
और जो पोषक तत्व नहीं है उसको बाहर निकालना और आपके शरीर को एनर्जी प्रदान करना, ये है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम का काम। उसके बाद आता है यूरिनरी या एक्सक्रीटरी सिस्टम, मूत्र प्रणाली जिसे हम कहते हैं। इसका मेन संरचना किडनी और मूत्राशय जैसे यूरेटर, यूरेट्रा, यूरिन ब्लैडर, ये सारा इसमें आता है। इसका काम क्या है? खून को साफ करना और खून में जो लिक्विड में विषाक्त यानी टॉक्सिक चीजें हैं उसको यूरिन के रूप में बाहर निकालना, ये इसका काम है। उसके बाद आता है एंडोक्राइन सिस्टम, उसमें इसकी संरचना क्या है? थायराइड ग्रंथियां, पिट्यूटरी और हार्मोन बनाने का काम करते हैं। शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, विकास और रिप्रोडक्शन को नियंत्रित करने का कार्य एंडोक्राइन सिस्टम करती है। नेक्स्ट है इम्यून सिस्टम, जिसे लिम्फेटिक सिस्टम, इम्यून सिस्टम या लिम्फेटिक सिस्टम हम बोलते हैं। इसकी संरचना क्या है? लिम्फ नोड्स, स्प्लीन और WBC सेल्स। इसका काम क्या है? शरीर को बैक्टीरिया और बीमारियों से, बैड बैक्टीरिया और बीमारियों से रक्षा करना। उसके बाद आता है त्वचा प्रणाली, इंटीग्युमेंट्री सिस्टम। इसका बाल, नाखून, त्वचा, पूरे शरीर को इसका काम क्या है? आंतरिक अंगों की सुरक्षा प्रदान करना, तापमान को नियंत्रित करना और संवेदनशीलता की पहचान करना, ये इसका मुख्य काम है। उसके बाद है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पुरुष और महिला के जो सेक्सुअल पार्ट्स होते हैं उसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम काउंट करते हैं। और इसका काम क्या होता है? वंश वृद्धि, वंश को आगे बढ़ाना। और इसके अलावा हमारे शरीर में कुछ जीवन रक्षक अंग हैं, सेम ऑर्गन्स बोलते हैं, जैसे ब्रेन, हार्ट, किडनी, लीवर और लंग्स। ये मल्टी ऑर्गन में काउंट होते हैं और ये फेल हो जाए तो जिंदगी सरवाइव करना बहुत मुश्किल काम है। इसमें से किसी का फेल होने से हम जिंदगी सरवाइव नहीं कर सकते। क्लियर हो गया जी? शॉर्ट ब्रीफ सारे सिस्टम का। अब मैं आज स्केलेटल सिस्टम की बात करता हूँ। मानव कंकाल तंत्र, इसमें हड्डियां, कार्टिलेज और लिगामेंट्स, बोन्स, उपास्थि और स्नायुबंध, इनका काम हम पहले समझ चुके हैं। शरीर को ढांचा प्रदान करना, मजबूती प्रदान करना, स्ट्रेंथन करना और शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्शन देना है। हमारे शरीर में वयस्क होने पे 206 हड्डियां, 206 बोन्स होती हैं जो आंतरिक अंगों की रक्षा करती है, खनिजों जो न्यूट्रिशन हम लेते हैं उसको स्टोर करती है, हमें चलने फिरने में मदद करती है। मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं, एक अक्षीय और एक उपांगीय। अक्षीय बोन्स हमारे 80 होते हैं और उपांगीय 126 होते हैं। कंकाल तंत्र का मुख्य कार्य शरीर को निश्चित ढांचा प्रदान करना है। रक्षा इसकी खोपड़ी, मस्तिष्क, पसलियां, हृदय, फेफड़ा, लीवर, किडनी सबकी रक्षा करना इनका काम है। मांसपेशियों के साथ मिलकर शरीर को पोस्चर चेंज करने में मदद करते हैं। रक्त का निर्माण, अस्थि मज्जा जिसे बोन मैरो कहते हैं, रक्त कोशिकाओं का निर्माण करने में मदद करती है। अब इसका मुख्य भाग दो हमने अभी पढ़ा, एक्सियल स्केलेटन जिसे अक्षीय कंकाल बोलते हैं, जिसमें खोपड़ी की हड्डी जिसे वर्टिबल कॉलम बोलते हैं और पसलियां, रिब्स, केज शामिल हैं। उपांगीय में एपेंडिकुलर स्केलेटन बोलते हैं इसको, इसमें हाथ, पैर, कंधे, कूल्हे की हड्डियां शामिल है जिसकी गतिशीलता हमारे शरीर को प्रदान करती है। अब इसमें जो मुख्य
मेडिकल टर्म्स आपको पढ़ने को मिलते हैं। उसमें पहला है बोन, जो हमारे शरीर का सबसे कठोर ऊतक होता है। दूसरा है कार्टिलेज, हड्डियों को जोड़ने वाला और हमारे जॉइंट्स को लचीला बनाने का काम कार्टिलेज करता है, इसे नरम ऊतक भी कहते हैं। उसके बाद है स्नायु बंधन, लिगामेंट, हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम लिगामेंट करता है। उसके बाद है टेंडन, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक, टिश्यूज। आप लोग कई बार सुनते होंगे कि उसकी लिगामेंट में प्रॉब्लम है, कार्टिलेज में प्रॉब्लम है, या टेंडन में प्रॉब्लम है, या बोन फ्रैक्चर होता है। इस तरह के जितने डिसऑर्डर होते हैं दैट आर कम्स अंडर द स्केलेटल सिस्टम। अब कंकाल तंत्र के बारे में अगर होल बॉडी की हम बात करते हैं तो कंकाल तंत्र हमारे शरीर को मूलभूत संरचना प्रदान करती है। चारों ओर से कंकाल तंत्र की वजह से हमारा शरीर सुंदर, सुडौल और ढांचे में दिखता है। सभी हड्डियां लिगामेंट और कार्टिलेज के जोड़ से संयोजन से बने होते हैं और ये शरीर के सबसे कठोर प्रणाली होता है। इसमें आता क्या क्या है मैं नाम आपको बता देता हूँ। पीडीएफ में सारा चीजें दिया हुआ है, आप पढ़ लेना। सबसे ऊपर आता है स्कल, खोपड़ी। उसके अंदर आता है, उसके बाद आता है सर्वाइकल वर्टिब्रा, स्पाइनल कॉर्ड, सबसे ऊपर आता है सर्वाइकल वर्टिब्रा। उसके बाद आता है मेडुला, स्टर्नम, बॉडी स्टर्न, लंबर वर्टिब्रा, थैलेसिक वर्टिब्रा, इलियम, कॉक्सिक, सैक्रम, पब्लिस, फीमर, पटेला, ये सारे नाम है, मेडिकल टर्म्स हैं, इसमें समझाने का कुछ नहीं है, ये आप पढ़ के समझ सकते हो। अब हम आते हैं मेजर की, जो एक्सियल और एपेंडिकुलर दो कंकाल तंत्र हैं हमारे। अक्षीय कंकाल आप पीडीएफ में देखोगे तो मिलेगा, स्केलेटल सिस्टम में निकालो, उसमें अक्षीय कंकाल आपको मिलेगा और उपांतरीय कंकाल मिलेगा। अक्षीय कंकाल शरीर की केंद्रीय धुरी होती है जो आपकी दिशा निर्धारित करती है, इसलिए इसे मानव शरीर का केंद्रीय भाग भी कहा जाता है। इसमें टोटल 80 बोन्स होते हैं, 80 हड्डियों से बना हुआ है। जिसमें क्या क्या शामिल है वो मैं एक बार आपको अवगत करा देता हूँ, आप पेन से टिक कर लो अपने पीडीएफ में। खोपड़ी के बोन्स, स्कल बोन्स, उसमें 8 बोन कपाल, 14 चेहरे की हड्डियां होती है, 6 श्रवण अस्थियां होती है, आयोडिन अस्थियां शामिल है उसमें। उसके बाद बक्षीय पिंजरे में 25 हड्डियां होती है, 1 छाती की हड्डी होती है और 24 पसलियां। और उसके बाद रीढ़ की हड्डी में इसमें 24 कशेरुकाएं, सैक्रम की पूंछ और हड्डी कॉक्सिक शामिल है। ये सारे मिलकर अक्षीय कंकाल बनाते हैं जिसके टोटल 80 हड्डियां हैं। उसके बाद है उपांतरीय कंकाल, जिसमें उपांगीय कंकाल जिसमें 126 हड्डियां होती हैं। उसमें क्या क्या शामिल है? पेरू, करधनी, ऊपरी छोर, निचले अंग, कंधे, कमर और बक्षीय भाग, ये सारे में 126 हड्डियां होती हैं। अब कंकाल तंत्र की शारीरिक संरचना क्या होती है? इसका काम है गति देना, सहारा देना, सुरक्षा देना, रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करना, खनिज भंडारों का और अंतःस्रावी विनिमय को सहायता प्रदान करना। ये सारा काम इसके होते हैं। इसमें जो टेंडन होते हैं वो सबसे कठोर हड्डियां होता है और फीमर सबसे लंबा होता है। ये आपको याद रखना है। ये है सारा कंकाल तंत्र का सिस्टम। उसके बाद जो दूसरा आता है उसको हम बोलते हैं त्वचीय तंत्र। उसके बारे में भी मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। उससे पहले हम पढ़ लेते हैं पहले
एक्सियल बोन में ये जानना जरूरी है, इसलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप योग कराते हो तो इसका बहुत बड़ा पेन मैनेजमेंट पे इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो पहले मैं इसी को क्लियर कर दूं। इसे पूरे को स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। आपका पीठ दर्द होता है, आपका कमर दर्द होता है, आपका गर्दन दर्द होता है, आपके शोल्डर पेन होते हैं, ये सारी चीजें इसी से होते हैं और पूरा पेन मैनेजमेंट इसी पर आधारित होता है। इसको समझना है ठीक से। इसमें टोटल 26 वर्टिब्रा होते हैं, मन के जिसे बोलते हैं, सीरीज ऑफ बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रा। अब इसमें सबसे ऊपर 7 सर्वाइकल के होते हैं, आप लिख लें C1 से C7। ये सर्वाइकल बोन होते हैं। आपके शरीर में कंधे दर्द से लेके, शोल्डर पेन से लेके, हेडेक से लेके, माइग्रेन से लेके, सभी में इसका रोल होता है। इवन आपकी आंखों की रोशनी आती है जाती है, उन सभी में इनका रोल होता है, जिसे हम कहते हैं सर्वाइकल नेक रीजन वर्टिब्रा। उसके बाद होता है 12 थोरेसिक पोस्टीरियर और थोरेसिक कैविटी। अब सर्वाइकल के नीचे C1 से C7 हो गया, उसके बाद T1 से T19 तक, T8 से T19 तक, इसे हम करते हैं थोरेसिक बोन पोस्टीरियर। मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी में आपको कोई प्रॉब्लम है, उसको कंट्रोल करने का सारा काम थोरेसिक पार्ट का होता है, इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आता है 5 लंबर बैक बोन जिसे कहते हैं। बैक एक हो गया है, पीठ में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, ये सारा लंबर के 5 लंबर के हैं। इवन आप सुनते होंगे साटिका का पेन हो गया है, स्लिप डिस्क हो गया, ये सारे लंबर के केस होते हैं। और योग में इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल है। योग कराने वाले जितने भी लोग होते हैं, इस दो पे बहुत काम करते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रा पे, स्पाइनल कॉर्ड पे और लंबर स्पाइनल कॉर्ड पे, क्योंकि इससे रिलेटेड ही ज्यादातर पेन मैनेजमेंट का केस आता है। आज की डेट में अगर आप देखोगे तो हर एक घर में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट हैं, हर एक घर में बैकएक के पेशेंट हैं, किसी का गर्दन अकड़ रहा है, किसी का गर्दन में दर्द हो रहा है, किसी का माइग्रेन हो रहा है, किसी का आधा सर दर्द हो रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है और ये सारा ड्यू टू द सर्वाइकल बोन्स होता है। उसको आपने ध्यान से पढ़ना है। इसके जो एक्सरसाइज है या योग, तो बताएगा मुझे कौन कौन से योगा होता है इसके कंट्रोल करने के लिए। सर भुजंगासन है बैठक और साइटिका पेन के लिए, दूसरे हमारा सर्वांगासन है और आपका धनुरासन है। और सबका मैकेनिज्म आपको समझना जरूरी है, ठीक है, कि कौन सा आसन C1 से C7 में कौन से पॉइंट पे काम करता है, इसकी स्टडी करना जरूरी है। क्यों काम करता है, कैसे काम करता है, उसका क्या इम्पैक्ट आता है। जब ये एक आप बना लोगे प्रोटोकॉल, तो आप अच्छे यौगिक सॉल्यूशन देने वाले बन सकते हो, बन जाते हो। तो इसका आपने ध्यान रखना। सेम लंबस्टो के केस में भी होता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना। उसके बाद एक आता है सैक्रम, जो कंसिस्ट 5 फ्यूज्ड सैक्रल वर्टिब्रा। 5 वर्टिब्रा एक में ही फ्यूज्ड होके जुड़े होते हैं, उसको सैक्रल बोलते हैं। और लास्ट होता है कॉक्सिक, जो 4 बोन्स को फ्यूज होके बनता है, जिसको कॉक्सिजियल वर्टिब्रा बोलते हैं। ये स्पाइन का पूरा कहानी है और स्पाइन से जुड़े 80 बीमारी आप इसपे ठीक कर सकते हो। सर लास्ट में क्या बोला था आपने? हाँ जी, सर लास्ट वाला कॉक्सिक है, एक बोन सैक्रल है, एक कॉक्सिक है, जो 5 फ्यूजन से बनता है सैक्रल वर्टिब्रा और 4 फ्यूजन से बनता है कॉक्सिजियल।
ठीक है जी। तो ये स्पाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। अगर इसका ध्यान नहीं रखोगे तो आप योग के क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। इसका ध्यान चाहिए ही चाहिए। अब इसमें अगर आप देखोगे, ये जितने भी है, हमने अभी स्पाइन की बात की है, तो आपको स्पाइन का ही सारा चीज आपको बता दें ताकि आप तो और बेहतर तरीके से कर पाओ। आपकी पीडीएफ में तो सारी चीजें दी हुई है, लेकिन उसका चलो कोई बात। अब देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्वाइकल से ही शुरू करते हैं। अब किसी को सर्वाइकल है या स्टिफनेस है, ये कैसे तय होगा? बीइंग योग के स्टूडेंट आप ये कैसे तय कर दोगे कि इसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है या स्टिफनेस की वजह से हो रहा है? दोनों में क्या अंतर होता है? गर्दन दर्द तो अकड़न की वजह से होता है, पोस्चर गलत हो जाए उसकी वजह से भी होता है। वन साइड, हाँ जी बोलो। सर अगर मतलब गर्दन दर्द के साथ मुझे चक्कर आ रहा है, उल्टी महसूस हो रही है, तो सर वो सर्वाइकल का एक सर्वाइकल के सिम्टम है, मुझे सर्वाइकल प्रॉब्लम हो रही है। और अगर सर खाली गर्दन में दर्द है, अकड़न में दर्द, मतलब दर्द है, हमारे शोल्डर में हमें पेन महसूस हो रहा है खाली और दर्द हो रहा है, तो वो स्टिफनेस है, वो फ्रोजन हो रहा है, मतलब काम ना करने की वजह से हमारे शरीर अकड़ रहा है। देखो, अब इसमें एक बात अगर आपसे पूछा जाए, क्योंकि हेडेक तो एसिड की वजह से भी होता है, माइग्रेन का बहुत बड़ा कारण एसिड है, फिर क्या करेंगे? है ना, सवाल आ गया। अब क्या करें? देखो क्या होता है, जब भी सर्वाइकल का पेन होगा ना, किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होगी, तो पहले स्पॉन्डिलाइटिस होता क्या ये समझना। क्या होता है स्पॉन्डिलाइटिस? जैसे आप बचपन में पढ़ाई किया आपने, तो सबसे पहले स्लेट जानते हो आप लोग, जिसपे चौक से लिखते थे। तो पहले क्या होता था, एक तो दो आता था, एक पत्थर का आता था और एक कार्टन टाइप का आता था, उसका आता था, ठीक है ना। पत्थर वाला तो टूट जाएगा, लेकिन जो कार्टन वाला तो उसको हम लिखते थे, मिटाते तो घिस जाता है। तो जब बोन घिस जाता है दो वर्टिब्रा के बीच, तो एक गैप पैदा होता है, बल्ज पैदा होता है, और फिर जैसे हम पोस्चर चेंज करते हैं उसमें कंप्रेशन होता है, तो वो दर्द जो है, मतलब असहनीय दर्द हो जाता है, वो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। आजकल जो माइग्रेन या हेडेक का ज्यादातर केस है ड्यू टू एसिड हो रहा है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से नहीं हो रहा है, एसिडिक पेन। उसका कारण क्या है कि हमें दिन में जितना भी हम भोजन करते हैं उसका 72% क्या होना चाहिए, वाटरी, यानी उसमें वाटर कंटेंट 90% होना चाहिए। क्या हम ऐसा करते हैं? नहीं करते हैं। हम भोजन किसे मानते हैं? जो पका के खाया जाए और स्वादिष्ट हो। शरीर भोजन उसे नहीं मानता, शरीर उसे एसिड मानता है। जैसे आपने कच्चा गाजर चबा के खाया तो क्या है, एल्कलाइन। उसी गाजर का हलवा बना के खाया तो क्या है, एसिड। अब गाजर कच्चा चबा के तो आपसे एक नहीं खाया जाएगा, हलवा 2 कटोरे खा जाओगे। अब शरीर को पानी चाहिए, एल्कलाइन चाहिए, आप क्या दे रहे हो, एसिड। अब उसमें भी हमने समझदारी क्या करते हैं, हलवा खा लिया और एक गिलास पानी भी पी लिया, अब तो सारा काम हो गया तमाम। क्यों?
क्योंकि जैसे ही आपने पानी पी लिया तो एक सिप पानी पीना गुनाह नहीं है, लेकिन पूरा गिलास गटक के आप पानी पीते हो तो गुनाह है। क्यों? क्योंकि जब हम खाना खाते हैं उस टाइम आप लोग एक शब्द सुना होगा, आप लोग काफी यूज करते हैं, जठराग्नि। सुना है? सब योग में पढ़ाते हैं तो आपको जठराग्नि की बड़ी चर्चा होती है ना? जठराग्नि क्या करता है? जाता है। हमारे स्टमक के अंदर एक लॉ प्रदीप्त होता है। हम बैठ के खाना क्यों खाना चाहिए? क्योंकि हम बंद लगाते हैं तो हमारे अग्नि का संचालन पैरों में बंद हो जाता है और सारा इकट्ठा हो जाता है हमारे स्टमक में। जब हम आलती पालती मार के बैठते हैं तो इकट्ठा हो जाता है। तब जब हम खाना खाते हैं तो वो अग्नि जठराग्नि प्रदिष्ट होती है और जो भी खाना खाते हैं तो एट ए टाइम डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। डाइजेशन का मीन्स क्या हुआ? जो खाना हमने खाया उसको टुकड़ा टुकड़ा करके पॉलिमराइज करके लिक्विड फॉर्मेशन का काम शुरू हो जाता है। अब आपने गैस जलाया चाय बनाने के लिए और चाय बनने से पहले ही गैस जलते हुए गैस पे एक गिलास पानी डाल दोगे तो क्या होगा? गैस बुझ जाएगा। ऑब्वियसली सी बात है। अब बुझे गैस पे चाय बनेगी क्या? तो क्या होगा? उस अधकचरे चाय का क्या होगा? वो शरीर के अंदर सड़ जाता है, क्योंकि वो बाहर तो है नहीं ना कि फिर से जला के बना लोगे। वो तो शरीर के अंदर चला गया, उसको कैसे निकालोगे? तो जब जो शरीर के अंदर चला गया उसको आप नहीं निकाल सकते तो प्रॉब्लम होती है। फिर आपको दिक्कत है। हेलो हेलो, तो आप नहीं निकाल सकते, तो फिर वही चीज डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि हमारे स्टमक के अंदर जो फूड चला गया उसका दो ही प्रोसेस होता है, या तो डाइजेस्ट होगा या क्या होगा? डिफरमेंट होगा। डिफरमेंट का मतलब क्या होता है? सड़ना। अब सड़ेगा दो तरीके से, एक तो चर्बी में कन्वर्ट होगा और दूसरा गैस में। अब जब गैस में कन्वर्ट होगा तो आप क्या करोगे? रेक्टाडाइन, इसोफाइन, पेंटॉप, पेंटासिड लेना शुरू कर दोगे, है ना? तो वो क्या करेगा? वो जो एसिड है क्या शरीर से बाहर निकल आएगा? नहीं। वो क्या करेगा? उसको दबाने के लिए उसके अपोजिट के एसिड को बढ़ा देगा। वो जो आपको फील होता है कि मैं ठीक हो गया, और इसीलिए फील होता है कि उस एसिड की प्रेशर कम हो गया तो यू फील रिलैक्स। लेकिन वो एसिड आपके शरीर में ही है, तो अब वो एसिड जाएगा कम। जब आप लंबे समय तक ऐसा करते हो तो फिर आपका शरीर कॉन्स्टिपेटेड हो जाता है, आपका VLDL बढ़ जाता है, LDL बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, ESR बढ़ जाता है। ESR क्या है? इनिशियल इंडिकेशन ऑफ इन्फेक्शन। आपका शरीर इन्फेक्टेड होना शुरू हो गया तो CBC जब आप कराते तो उसमें ESR बढ़ा हुआ आएगा आपका। तो हमें इन सारी चीजों को, इसलिए जब आप लोग योग कराते हो तो इन सारी चीजों को बड़े ध्यान से दिमाग में रखा जाता है ताकि आप सब उसको कर सको, बता सको, समझ, तब जाके वो सिस्टम क्लियर हो। इतना क्लियर है आप लोगों को?
स्पॉन्डिलाइटिस की हम बात करें, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्लियर हो गया। तीसरा क्या होता है कि सर्वाइकल का इंडिकेशन क्या होता है? ऐसे यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, ये ऐसे, इस तो सिंपल है, स्टिफनेस की वजह से होता है। सर्वाइकल का इंडिकेशन क्या होता है कि जब आपके गर्दन के ऊपर ऐसे फील होने लगे कि चींटियां चल रही है, ये फर्स्ट इंडिकेशन है कि यू आर गोइंग टू बी सर्वाइकल पेशेंट। आप सर्वाइकल पेशेंट होने जा रहे हो गया ऐसा नहीं है। वहां पे आप अपने आप को संभाल लोगे, सावधान कर लोगे तो सर्वाइकल नहीं होगा। तीसरा, जब हम गलत पोस्चर में लगातार लंबे समय तक सालों साल बैठते हैं तो आप देखोगे कि गर्दन के ऊपर एक डिब्रिया सी बन जाती है ऐसे। वो इंडिकेशन है यू आर गोइंग टू बी सर्वाइकल पेशेंट। अगर वो इनिशियल स्टेज में है, यू कैन क्योर थ्रू एक्सरसाइज और बाय चेंजिंग योर पोस्चर। साथ में अगर डाइट इंक्लूड कर दोगे तो इतने से ही उसको ठीक किया जा सकता है। कब? इनिशियल स्टेज पे। लेकिन वो हैवी हो गया तब आप उसको केवल इससे ठीक नहीं कर सकते, फिर उसके लिए अलग प्रोसेस है। उस पे जब हम डिजीज के स्टेप पे आएंगे तो बात करेंगे कि उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सर्वाइकल के बारे में क्लियर हो गया आप लोगों को। अब आता है क्या कि C5 और C6 यहां से होके ऑप्टिक नर्व्स गुजरता है जो आपके आंखों की रोशनी को प्रभावित करता है। आंख धुंधला हो रहा है, ठीक से दिख नहीं रहा है, चक्कर आ जाता है, ये है आंख से ठीक से दिखना है, धुंधला होते होते चक्कर आ जाता है, ये सिम्टम्स है सर्वाइकल। यानी C6 C5 में प्रॉब्लम हो रहा है, वहां की वर्टिब्रास बल्ज हो रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? आपके अंगुलियों में सूनापन आने लगेगा। अब इस अंगुलियों में सूनापन का देखोगे आप तो अलग अलग सिम्टम्स हैं। ये जो 5 अंगुलियां हैं, पांचों अंगुलियां अलग अलग चीजों को बताती हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, क्लास में बेटा, अभी आधा घंटे में क्लास खत्म होगा, उसके बाद आधे घंटे। तो जब आपके अंगुलियों में सूनापन आ जाए, हाथों में सूनापन आ जाए, ये सिम्टम्स होते हैं कि क्रॉनिक चीजें शुरू हो गई है। ऐसा नहीं कि हो गया अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं। एट दैट टाइम यू कैन ऑल्सो क्योर। प्रॉब्लमेटिक वो तब हो जाएगा जब वर्टिब्रा के बीच जेल टाइप चीज होती है वो एक बार फट जाए, वो बल्ज हो जाए, तो फिर ऑपरेशन के अलावा बहुत कम चांस होता है, या होता भी है, बहुत सारा प्रिकॉशंस रखना पड़ता है। तो फिर डॉक्टर इम्प्लांट बीच में डालते हैं, तो बोन के बीच में इम्प्लांट डालते हैं, उसको सर्वाइकल इम्प्लांट बोलते हैं। वो ऐसे इतना सा होता है, उसको सर्जरी करके 2 बोन्स के बीच में उसको डाल के, लेकिन वो जो एरिया है, जितना एरिया में वो रहेगा, वो फिर मूव नहीं हो सकता। प्रॉब्लम ये होता है। तो कई लोगों को आप देखते होंगे कि वो आपसे बात करेंगे तो ऐसे नहीं कर सकते, या तो ऐसे घूम लेंगे या ऐसे, यानी उनका गर्दन नहीं घूम रहा। जिनको भी ऐसा आप देखते हो, आप
श्योर है उनका सर्वाइकल का ऑपरेशन हुआ पड़ा, वो आपको बता नहीं, खड़े है ना, जैसे ऐसे है तो हमें कोई देखता है ऐसे देखा ना, वो ऐसे नहीं देखेगा, वो ऐसे देखेगा, पूरी बॉडी मूव करेगी। अभी क्या हो रहा है, केवल हेड मूव कर रहा है ऊपर नीचे। उस टाइम जिनका ऐसा होता है उनकी पूरी बॉडी मूव करती है, ओनली हेड मूव नहीं करती। क्लियर है, समझ आया कुछ या नहीं? ऐसी मैं हवा में बात किए जा रहा हूँ। नहीं तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। और मैं इसमें क्या बता दूं आपको पीडीएफ में, और आपको बताने वाली बात, देखो जो नंबर से लिखे हैं इतने बोने उतने बोने, वो तो आप भी पढ़ लोगे, उसमें मैं क्या बताऊंगा और आप क्या समझोगे, उसमें ज्यादा कुछ बताने को पता नहीं है। और मैं देख लेता हूँ कि इसमें से आपको क्या बता सकते। इलाज सर कैसा हो सकता है, इसको थोड़ा बताइए, इलाज कैसा हो सकता है? अच्छा, इलाज के सर्वाइकल के थोड़े से और इलाज के बारे में थोड़ा रिपीट कर दीजिए। वो तो मैं जब डिजीज का आऊंगा ना तब करूंगा। देखो एक, चलो सर्वाइकल का एक इलाज मैं आपको बता देता हूँ। अपना अपना वीडियो ऑन कर, सब वीडियो ऑन कर। देखो ये क्या है, हमारे कान का शेप है ना? आपकी क्लास में बैठे बैठे कितने लोग हैं जिनको सर्वाइकल का पेन होता है? ऑनेस्टली बोलो, कोई दिक्कत? मेरे को सर हम अभी ठीक करते हैं, ऑनलाइन क्लास में ही ठीक करते हैं, ठीक है? अब आप देख लो, मैं मेरा हाथ जहां पे जाता है, यहाँ पे हाथ ले आओ अपने कानों पे, देख लो इसमें मैं कहा है, ठीक है? अब यहाँ पे ऐसे मसाज करो, थोड़ा प्रेशर देके, अभी करो जिनको है, दोनों साइड, सर 3 मिनट मसाज करना है, थोड़ा पेन फील हो रहा होगा सर, दोनों साइड हियर, वन साइड हियर। हाँ जी, दोनों साइड का, दोनों साइड के साइड, जो मेल है वो लेफ्ट साइड में करें, जो फीमेल है लेफ्ट में करें, और जो मेल है वो राइट में करें। दोनों में कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज जो फीमेल है वो लेफ्ट साइड में करे और जो मेल है वो राइट साइड में करे, दोनों में करो तो बहुत मजा आएगा। ऐसे मसाज करो, और फिर अंगूठे को इसके नीचे देखो, ऐसे रखो अंगूठे को ऐसे, और फिर यहाँ पे 25 टाइम्स प्रेशर दो, ऐसे दबाना है 25 टाइम्स गिन के। नहीं दिख रहा है सर, आपका हाथ का पोजीशन नहीं दिख रहा है कान में। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, हाँ जी सर, यहाँ दिख रहा है ना? ये फिंगर यहाँ पे रखा और इसके जस्ट नीचे थंब लगाना है, और 25 टाइम्स इसको दबाना है, ऐसे दबाओ, थोड़ा प्रेशर देके। आपका ही कान है, कोई लेके नहीं भागेगा। पच्चीस बार हो जाने के बाद ईमानदारी से 25 बार करो, मैं बंद कर दिया इसलिए आप भी बंद मत कर दो। खुद को ठीक करना है तो सबसे पहले खुद के प्रति ईमानदार होना जरूरी होता है। हम सब खुद से बेईमानी बहुत करते हैं, खाने के टाइम में, सोने के टाइम में, पढ़ने के टाइम में खुद से बेईमानी करते हैं। सबको आराम से खिलाया, खुद को पता नहीं क्या आग लगी रहती है, घर में आग लग जाएगी, 2 मिनट में ही खाना है, ये हो गई ना बेईमानी? जबकि पता है कि खाना आराम से खाना चाहिए। कर लिया? अब फिर से 2 मिनट ऐसे मसाज करो, अपने हाथों से करो।
कोई सिम्टम्स नजर आया आपको थोड़ी सी रिलैक्सनेस की भी ऑनेस्ट बोलना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो पेशेंट थे सर्वाइकल के कौन थे? हाँ जी मैडम आप बताओ। थोड़ा सा फील हो रहा है सर। हाँ जी थोड़ा सा फील हो रहा है, थोड़ा सा फील हो रहा है सर। थोड़ा फील अच्छा हो रहा है जी सर। ये लाइव ट्रीटमेंट है। अगर 2 मिनट, अभी हमने 2 मिनट नहीं किया, अगर 2 मिनट में फील अच्छा हो, 2 मिनट में फील अच्छा हो सकता है, तो आप अगर इसका ट्रीटमेंट 15 मिनट का लोगे तो अगर घिसावट नहीं है, बल्जिंग नहीं है, तो 15 मिनट में 100% ठीक हो जाएगा। 100%। अब इतना जल्दी पेन किलर भी काम करता है क्या? सर रोज करना है या पता नहीं कितना दिन करना है? अब इसमें क्या है, आपका क्या जा रहा है, पैसे जा रहे हैं? नहीं सर, अगर रोज करना है तो अब मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा इंतजार तो करो, सुनो। नहीं। अब आप सभी, बात सर्वाइकल की नहीं है, मैं ओवरऑल बॉडी की बात कर रहा हूँ। आप सभी एक आदत बना लो आज से, रात को सोने टाइम में बिस्तर पे जाके सोते हो? कोई टाइम की प्रॉब्लम है? सोना ही है ना? अपने दोनों कान को पकड़ो और पूरे कान के अच्छी तरह से मसाज करो, जैसे कान खींचते हो ना बच्चों का, ऐसे खींचो, ऐसे खींचो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, अंदर ऐसे करो, 5 मिनट। कल आज तक करेंगे और कल मुझे ईमानदारी से करना, मिनिमम 5 मिनट्स। और कल मुझे बताना कि आप सबकी नींद तो डिस्टर्ब है ही, हो शकल पे दिख रहा है आप सबकी, मैक्सिमम लोगों की नींद डिस्टर्ब है, वो मतलब ऑनलाइन क्लास में ही दिख रहा है आपकी फेस पे। आप मुझे कल के क्लास में केवल इतना बताना कि क्या आपकी नींद में कोई फर्क आया और जब आप सुबह उठे तो कैसा फील हुआ। ठीक है, ये टास्क है और इसमें कोई आपको घंटा लगाना नहीं है, न किसी से लड़ना है, न मोबाइल की जरूरत है, न नेट की जरूरत है, न पैसे की जरूरत है। आपका हाथ, आपका स्वास्थ्य, किसी पे निर्भरता भी नहीं है, किसी से मसाज भी नहीं कराना है। और फिर सुबह जब नहाने के लिए जाओगे तो 5 मिनट उससे पहले करना है। सर मेरे के तो पूरा स्पाइन में प्रॉब्लम है, टोटल स्पाइन में मेरा प्रॉब्लम, टोटल मेरा पूरा संपूर्ण स्पाइन में ही मेरा प्रॉब्लम है, यहाँ से तो संपूर्ण कान को अच्छे से 5 मिनट मसाज करो, ठीक है? 5 मिनट रात को सोने से पहले और सुबह नहाने से पहले। और कल शाम की क्लास में मुझे ईमानदारी से बताना कि आपने जो बताया वो बकवास चीज थी, उससे कुछ नहीं। मैं ये सुनना चाहता हूँ आपसे, मैं ये सुनना चाहता हूँ, देखो तो सही किसको ऐसा फील हुआ। ठीक है, आप अगर रेगुलर करते हो तो आपकी लाइफ में मिरेकल आ जाएगा इतने भर से। एक पौधे में कंटिन्यूअस आधी गिलास पानी भी डालते हैं तो पौधा फल फूल जाता है, लेकिन एक दिन 5 लीटर डालेंगे और 20 दिन पानी नहीं डालेंगे तो क्या होगा? पौधा सूख जाएगा। कंटिन्यूटी एंड डिटर्मिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है आपके जीवन में, जिसको कभी नहीं भूलना चाहिए। और वट एवर जो भी करो फुल फेथ के साथ करो, अगर फेथ नहीं है तो नहीं करो, इट इज बेटर। आधा मन से काम करना आपके लिए नुकसानदायक हमेशा होता है। जो काम करो पूरे मन से करो, या तो फायदा होगा या नुकसान होगा, तो अनुभव मिलेगा। लेकिन आधे मन से करोगे ना तो फायदा होगा ना अनुभव मिलेगा। बिल्कुल, ये हमेशा लाइफ में याद रखना, ठीक है? एक ट्रीटमेंट मैंने बताया है, दूसरा ट्रीटमेंट सुन लो।
जिनको भी जॉइंट पेन है वो खटाई और डेयरी प्रोडक्ट खाना बंद कर। जी सर, मैं फील की हूँ जब भी मैंने दूध लेती हूँ रात को तो मेरा एसिड तो ऐसे ही खूब बनता है, और जिस दिन मैं दूध लेती हूँ पक्का मेरे को इफेक्ट होता है ये। चलो आज आप ऐसा करना, आज आधी गिलास दूध जिस बॉल में भी उबालते हो उसमें डालना, उसमें आधी चम्मच हल्दी डाल देना जी, और एक चुटकी दालचीनी डाल देना। हाँ। और उसको 5 मिनट उबालना और फिर उसको पीना, और फिर कल मुझे बताना कि एसिड हुआ या नहीं। जी सर। ठीक है जी सर। आप लोगों का तो फ्री में इलाज हो गया। चलो कोई सा सुनने जाता था। आप ही के बच्चे ऐसा हम स्वस्थ रहेंगे तभी आपको योग क्लास आगे। हम जो कर सकते हैं कर देंगे कि कोई दिक्कत नहीं। सर मेरा क्वेश्चन है जी सर, अगर हमारे नेक के इस साइड में पेन हो रहा है, मतलब साइड में लेफ्ट साइड में से पेन उठ रहा है और पूरे सर तक जा रहा है, तो सर क्या ये सर्वाइकल या माइग्रेन से? आपके दिमाग की बहन है। देखो सबसे पहले पेन होने के 2 कारण, या तो फिजिकल प्रॉब्लम है या आपके शरीर में एसिड बहुत बनता है। अब तो पहले बता दो कि एसिड बनता है या नहीं बनता है। बहुत एसिड बनता है। नहीं सर, एसिड नहीं बनता है सर, पर अचानक दर्द उठता है और अपने आप उठ जाता है, मतलब हल्का सा होता है सही। देखो अब अचानक से दर्द उठता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके ज्वाइंट्स पे ब्लड सर्कुलेशन रुक रहा है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं यूरिक एसिड का बढ़ जाना। यूरिक एसिड क्या करता है, आपके ज्वाइंट्स पे जाके सरसों के दाने के माफिक होता है, जाके रुक गया। अब ब्लड का फ्लो आना, जैसे वाटर के पाइपलाइन में कोई पत्थर आके रुक जाए तो क्या होगा, पानी का फ्लो कम हो जाए, नहीं होगा प्रॉपर। पानी का फ्लो प्रॉपर नहीं होगा तो गालियां सुनने को मिलती है कि नहीं। तो ये जो दर्द है वो शरीर गालियां दे रहा है। एक तो पत्थर रख दिया, ऊपर से पानी भी मांग रहा है। दूसरा पोस्चर ठीक करो, और तीसरा थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज करो, वो बहुत जरूरी है। आप लोग योग करते हो, आपको योग में सूक्ष्म व्यायाम सिखाया गया होगा, पता नहीं सिखाया है? सूक्ष्म व्यायाम करो, ये चीजें अपने आप 1 हफ्ते में खत्म हो जाए। और अपने शरीर में एसिड का ख्याल रखो, एल्कलाइन फूड ज्यादा से ज्यादा खाओ। ठीक है जी, फिर भी हो तो अभी मैं क्लास ले ही रहा हूँ, आप पूछ लेना, पहले 3-4 दिन ये करके देखो। जी, और कोई सवाल है? सर अगर एसिड बन रहा हो और दवाई भी ना खाए तो क्या इलाज हो सकता है? तो और एसिड पी लो, बात खत्म हो जाएगी। मुझे ये बताओ, ऐसा एसिड क्यों पाल लिया कि दवाई भी काम नहीं कर रहा है? नहीं मतलब दवाई आपने बोला कि दवाई सिर्फ एक दिन में काम दबा देगी। सुनो, ये काम 1 दिन में 1 महीने का नहीं है। मतलब है आप अपने साथ सालों से कर रहे हो। ज्यादा मजा आता है काम में कम, है ना। शरीर ब्यूटीफुल होना चाहिए, लेकिन शरीर में ब्यूटीफुल चीजें जाए इसका ख्याल कम रहता है। ऐसा है क्या? अनऑर्गेनाइज्ड लाइफ स्टाइल बड़ा ही अनऑर्गेनाइज्ड है आपका। जी मुझे तो एसिड नहीं बनता, मेरे बेटे को बनता है सर, उसके लिए। जिसको भी बनता है उसका अनऑर्गेनाइज्ड लाइफ स्टाइल। कितना बड़ा बेटा है आपका? सर वो है 18 साल का। 18 साल का।
सारी चीजें बाहर का ही खाता है। हाँ जी, बाहर रहता है तो बाहर की खाता है। उसको बोलो चलो जो करता करे। उसका वजन कितना होगा? वजन 65। उसको बोलो 650 ग्राम पका हुआ पपीता सुबह सुबह रोज खा ले, बस 1 महीना। और जो मर्जी करता करने दो। इतना कर लेगा वो आपके कहने से? हाँ जी, कर लेगा। तो पपीता खाने से एसिड नहीं बनता? 30 दिन बाद उसको पूछना। हाँ जी, पपीता पका हुआ पपीता खाने से एसिड नहीं बनता? मैंने ऐसा बोला है? नहीं, मेरे को तो पपीता खाने से एसिड नहीं बनता है। मेरे को तो डर लगता है उसको एसिड बनता है, तो मैंने बोला है कि उसको सुबह सुबह खाली पेट पपीता पका हुआ खाना चाहिए। अच्छा। पका हुआ पपीता एसिड बनने को नहीं रोकता, आपके डाइजेशन प्रोसेस को ठीक करता है। डाइजेशन प्रोसेस ठीक हो जाएगा तो एसिड अपने आप कम बनेगा, है ना? हमेशा कारण पे, रूट काउज पे काम करना है, हवा में काम नहीं करना। मैक्सिमम लोग हवा में काम करते हैं। जी, और कोई सवाल है? 2 मिनट है आपके पास, जो पूछना पूछो। इस तरह जैसे हम लोग योग की कक्षा लेते हैं, क्लास लेते हैं, तो उसमें काफी लेडीज ये कहती है कि मेरी एड़ी में बहुत दर्द होता है। कहाँ पे दर्द है? एड़ी में, सारी जगह बताती है, यहाँ पर एड़ी में, यहाँ पे देखो, दर्द होने के बहुत सारे कारण होते हैं। या तो कोई रिपोर्ट दे हमें, है ना, ताकि अब समझ में आए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, डॉक्टर ने दिखाया। जहाँ पे दर्द हो, मैडम सुन लो, जहाँ पे आपने दर्द बताया है वो तो गलत चप्पल पहनने से भी हो सकता है, गलत पोस्चर में खड़े होने से भी हो सकता है, लंबा टाइम खड़े होने से भी हो सकता है, शरीर में यूरिक एसिड बहुत बढ़ गया हो उससे भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकता है। तो या तो किसी चीज का ट्रीटमेंट ले रही है, या डॉक्टर ने कुछ लिखा है, या कोई रिपोर्टिंग है, या उनका मैं फेस देख पाऊँ तभी तो मैं तुझे बता पाऊंगा। ऐसे कैसे बता? सर मेरे क्लास देखते हैं तो इसमें सर कुछ नहीं है, तो हम लोग क्या बताएं? हम लोग को मतलब बताना होता है ना कि आप क्या करें, कौन सा आसन करें। नहीं, देखो, सबसे पहले आपको अच्छा योगाचार्य बनना है तो आधे अधूरे कथन पे किसी का ट्रीटमेंट नहीं करना, क्योंकि जिस चीज के बारे में आपको ही नहीं मालूम और आप इलाज करने जा रहे हो तो उसमें सफलता के चांस 99% नहीं होते हैं। और फिर वही बंदा कहेगा अच्छा तुमने भी तो बोला था, कुछ हुआ तो है नहीं। तो ऐसा काम करना क्यों है, ये बताओ पहले। जिसमें पता है कि 99% फेल होने का चांस है, वो ऐसा काम हमें करना चाहिए। अगर किसी को वाकई प्रॉब्लम है तो आपसे मिल के बैठ के बात करें। आप उसकी फेस देखोगे, उसका एक्सप्रेशन देखोगे, उसको जहाँ प्रॉब्लम है वहां देखोगे तो आप सही निर्णय कर पाओगे ना। फोन पे जो पेशेंट बोलते हैं वो केवल उनको उस टाइम जो प्रॉब्लम है केवल वो बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते। इसका मतलब क्या हुआ कि वो रीजन तो आपको बता ही नहीं रहे। अब मुझे पेट में दर्द हो रहा है, दिक्कत है उनको। अब पेट में दर्द तो फूड पॉइजनिंग से भी हो सकता है, पेट में दर्द एसिड बनने से भी हो सकता है, पेट में दर्द चोट लगने से भी हो सकता है, पेट में दर्द नाभि खिसकने से भी हो सकता है। आप किसका इलाज करोगे? बताओ, आप ही बताओ, इसमें से किसका इलाज करोगे? कोई फोन पे पूछेगा पेट में दर्द हो रहा है तो आप क्या दवाई बताओगे? आपको कोई दवाई नहीं बताएंगे। नहीं सर। तो ऐसे पेशेंट अटेंड करना बंद कर दो। पेशेंट एक ही देखो जिसका रिजल्ट आए, फिर अपने आप चलते हुए आएंगे सब 100 किलोमीटर से। इजिली अवेलेबल अपने आप को बना दोगे तो फिर आप इजिली ही रह जाओगे। आप अपने आप को कभी इजिली अवेलेबल मत बनाओ। खुद का वैल्यू खुद करना सीखो ना, तभी तो दूसरे वैल्यू करेंगे। जब आप खुद का वैल्यू नहीं करते हो तो दूसरे आपका वैल्यू नहीं करेंगे।
जी चलो, कल मिलते हैं आप सबसे, 3-4 सिस्टम पे बात करेंगे और कल भी कुछ डिटेल हम बात करेंगे आप लोगों की प्रॉब्लम पे, ठीक है? थैंक यू सर।